एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की सीरीज़ का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लद्दाख में जो घर होते हैं वो 2 मंजिला होते हैं, यानी कि 2 स्टोरी घर होते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, पत्थरों को काट कर, यानी कि पत्थरों के घर बनाए जाते हैं और उन पत्थरों को काटा जाता है और उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके घर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। और देखिए, जो 2 मंजिल घर होते हैं इनमें जो ऊपर की मंजिल होती है उस पर तो परिवार, यानी कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। और इनकी जो नीचे की मंजिल होती है उस पर जानवरों के रहने की जगह होती है, यानी कि 2 मंजिल में जो नीचे की मंजिल होगी उस पर जानवर रहेंगे और जो ऊपर की मंजिल होगी उस पर परिवार, यानी कि जो लोग होते हैं उस फैमिली के, वो रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बताया गया है कि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो सर्दियों के दिनों में ये जो लोग होते हैं यहाँ के क्या करते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहने के लिए आ जाते हैं। यानी कि जब वहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, जो नीचे की मंजिल है जहाँ पर जानवर रहते हैं उन्हीं के साथ रहने के लिए आ जाते हैं। और ये जो नीचे की मंजिल होती है इसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। खिड़की इसलिए नहीं होती क्योंकि खिड़कियों से हवा आती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो जो उनका घर है या कमरा है जो भी है उसे गर्म रखने के लिए ये लोग खिड़की नहीं बनवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के घरों की जो छत होती हैं वो समतल होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, समतल होती हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो छतों पर लाल मिर्च, सीताफल और मक्का सुखाते हैं, यानी कि लाल मिर्च, सीताफल और मक्का को ये अपनी छतों पर सुखाते हैं। अब देखिए, ये लोग क्यों सुखाते हैं छतों पर, क्योंकि गर्मियाँ जब होती हैं वहाँ पर तो तेज़ धूप पड़ती है। लेकिन वो जो धूप होती है वो सिर्फ गर्मियों के समय में होती है, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। माइनस में टेम्परेचर वहाँ का चला जाता है, यानी कि 0 से भी नीचे चला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में ही उन फल और सब्जियों को सुखा लेते हैं और ठंड के दिनों में उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है एक जनजाति के बारे में जिसका नाम है चांगपा। चांगपा जो लोग होते हैं वो घुमंतू लोग होते हैं, यानी कि ये हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं। कौन? चांगपा। इसके अलावा जब ये घूमते हैं तो ये अपनी भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में घूमते हैं, हरे मैदानों की, यानी कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये अपने साथ अपनी भेड़ और बकरियों को भी लेकर अपने साथ जाते हैं। और ये किसकी खोज में घूमते हैं? हरे मैदानों की। हरे मैदानों में घास होती है और इन्हें अपने जो इनके मवेशी होते हैं उनके चारे के लिए हरे मैदानों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इनके जो जानवर होते हैं, भेड़ और बकरियां, इनसे क्या होता है, इन्हें अपनी ज़रूरत का बहुत सारा सामान मिल जाता है, जैसे दूध मिलता है। इसके अलावा मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो इन्हें इनके जानवरों से मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो इनकी भेड़ बकरियां होती हैं या जो इनके मवेशी होते हैं ये ही इनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा इनका धन है। क्यों? क्योंकि इनसे एक तो इन्हें बहुत सारी ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, दूध वगैरह। इसके अलावा इनके पास एक ख़ास तरह की बकरियां होती हैं जिन्हें ये लोग पालते हैं और उन के बालों से क्या होता है, दुनिया की जो मशहूर ऊन है, कौन सी? पश्मीना ऊन, वो इन बकरियों से इन्हें प्राप्त होती है। किनको? चांगपा लोगों को। अब देखिए, ये लोग ठंडी जगह पर रहते हैं और इनकी जो बकरियां होती हैं जिनसे इन्हें पश्मीना ऊन मिलती है, तो वो जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उतनी ही इन बकरियों के बाल जो होंगे वो उतने ही ज़्यादा नरम होते हैं। इसलिए ये लोग ठंडी जगह पर रहते हैं अपनी बकरियों के साथ।
अब देखिए ये जो चांगपा लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, हम अभी डिस्कस किया था हमने कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना जो पूरा सामान होता है, यानी कि इनका एक तरीके से पूरा घर होता है, ये घोड़ों पर और याक पर लाद कर घूमते रहते हैं। यानी कि जब कभी भी इन्हें आगे बढ़ना होता है तो ये मात्र 2.5 घंटे में अपना पूरा सामान समेट लेते हैं और जहाँ भी इन्हें कहीं रुकना होता है या ठहरना होता है, वहाँ वो अपना टेंट लगा लेते हैं। यानी कि बहुत ही जल्दी सामान इकट्ठा करते हैं और बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कौन? चांगपा लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखना है, चांगपा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बुक में पश्मीना के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पश्मीना जो ऊन होती है वो बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये पहले, सबसे पहले तो देखिए इमेज है, यहाँ पर ये पश्मीना शॉल है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मीन्स बहुत पतली होती है और एक शॉल कितने स्वेटर के बराबर होगी? 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गर्म होती होगी ये शॉल। इसके अलावा ये गर्म होती है पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए जो पश्मीना होता है ये किससे बनता है? ये बनता है पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से। यानी कि पहाड़ों में एक खास किस्म की, एक खास नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं, उनसे ये पश्मीना बनाई जाती है। इसके अलावा ये जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं और यहाँ जो सर्दियों में तापमान होता है वो 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का जो तापमान होता है वो चला जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी ठंड होती होगी -40 डिग्री पर। ठीक है। इसके अलावा ये जो इतनी यहाँ पर ठंड पड़ेगी, इससे बचने के लिए जो यहाँ की जो ये बकरियाँ होती हैं पहाड़ी, इनके शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं और ये जो बाल होते हैं इनके गर्मियों में झड़ जाते हैं। ठीक है। यानी कि ये इन बकरियों का बचाव करने के लिए ठंड से इनके शरीर पर बहुत ही पतले पतले और नरम बाल होते हैं और ये बाल गर्मियों के मौसम में क्या होगा? झड़ जाएंगे। और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने पतले कि कितना, जैसे यहाँ पर बताया गया है, एक सेकंड, यहाँ पर बताया गया है कि ये इतने पतले होते हैं कि 6 बाल, कितने? 6 बाल, मतलब इस बकरी के 6 बाल और हमारे सिर का 1 बाल, इतने पतले इनके ये बाल होते हैं। इसलिए ये जो पश्मीना शॉल होता है इसे मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, इसलिए मशीनों के द्वारा इसकी बुनाई नहीं हो सकती और हाथों से ही इसकी बुनाई होती है और ख़ास बुनकर होते हैं इसकी बुनाई करने के लिए। यानी कि अगर एक बुनकर, देखिए 250 घंटे, कितना 250 घंटे काम करेगा तब एक साधारण पश्मीना, यानी कि डिज़ाइन वाली नहीं, साधारण पश्मीना शॉल कितने घंटे में? 250 घंटे में तैयार होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत का काम है। तो अगर डिज़ाइन वाली बनानी हो तो और भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो ये था पश्मीना शॉल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कश्मीर के बारे में बताया गया है कि जो श्रीनगर है वहाँ के घरों के बारे में बताया गया है कि श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट होते हैं जो कि हाउस बोट में रहते हैं, यानी कि नाव पर घर बना होता है उसमें रहते हैं। और ये जो हाउस बोट होते हैं ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई होती है 8 से 9 फुट। 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं और 80 फुट तक लंबे होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? श्रीनगर में। और इनमें जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो लोग रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोट की तरह ही यहाँ पर लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये डोंगे हैं और ये कहाँ पर होते हैं? डल लेक में, यानी कि डल झील में, और झेलम नदी, श्रीनगर में झेलम नदी है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं और इनमें भी लोग रहते हैं। ठीक है। और इसमें घर की तरह ही अलग अलग कमरे भी बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पत्थर वाले घर होते हैं, उन जो पत्थर वाले घर हैं उनकी एक ख़ास बात है यहाँ पर जो बताई गई है, ये है इनकी जालीदार खिड़कियाँ। ठीक है।
और ये जो खिड़की होती हैं ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं और इन्हें डब कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्हें डब कहेंगे। और इनमें बैठकर बाहर का जो नज़ारा है श्रीनगर का, कश्मीर का, वो बहुत ही सुंदर होता है और आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये कानून क्या है। तो देखिए, ये जो कानून है ये आदिवासियों को, यानी कि जो वहाँ जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ हैं, आदिवासी हैं, उनको जंगल पर उनका हक दिलाता है। कौन सा कानून है ये? जंगल अधिकार कानून 2007। तो देखिए, इस कानून में क्या है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक है, यानी कि उन्हें इन चीज़ों का उपयोग करने से कोई रोक नहीं सकता है और उनको इनके इस्तेमाल के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनका इन चीज़ों पर अधिकार है, क्योंकि वो 25 और इसके लिए कम से कम मतलब 25 साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे हों। ठीक है। इसके अलावा ये कानून कहता है कि वो जो वहाँ के आदिवासी हैं उन्हें जंगल से ना हटाया जाए और जंगलों को बचाने की, यानी कि वहाँ की जो चीज़ें हैं, उनके वहाँ के जो पेड़ हैं उनको कोई नष्ट ना करे, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी जो वहाँ के आदिवासी हैं उनकी ग्राम सभा को दी जाती है। अब देखिए, इस कानून के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है झूम खेती। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम झूम खेती के बारे में जानेंगे। तो देखिए, झूम खेती जो होती है उसमें क्या होता है, एक फसल काटने के बाद क्या होता है, ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। यानी कि आपने कोई फसल की, उसके बाद वो जो ज़मीन है उस पर अगले साल कोई फसल नहीं की जाएगी, उसको कई सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो जब उस ज़मीन को खाली छोड़ देंगे तो देखिए उस पर कुछ ना कुछ तो उगेगा ही, जो कुछ ऐसी घास होती है जो अपने आप उगाती है। तो उस जगह पर जो भी बांस या जंगल या घास जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बस क्या करते हैं, उसे गिरा देते हैं और फिर उसे जला देते हैं। फिर उससे जो राख बनती है, तो वो जो राख होती है वो ज़मीन पर खाद का काम करती है। ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फसल करने के बाद उस ज़मीन को पहले ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद उस पे जो भी बांस या घास कुछ भी उगाएगा उसको काटेंगे नहीं, बस गिरा कर ऐसे ही जला देंगे और वो जो राख उससे होगी वो खाद का काम करेगी। अब आगे इसके बाद क्या होगा, जब हम उस घास को या जो भी वहाँ पर उगेगा उसको जलाएंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो आसपास के पेड़ हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसके अलावा जंगलों को कोई नुकसान ना हो, इस बात का हम पूरा वहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो भी लोग वहाँ पर झूम खेती करेंगे। ठीक है। फिर देखिए, जब ज़मीन में खेती की जाएगी तो क्या होगा, ज़मीन को जोता नहीं जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें खेती की, तो जब भी कोई नई फसल बोई जाती है तो उससे पहले खेत को जोता जाता है, लेकिन झूम खेती में ऐसा नहीं होगा। झूम खेती के लिए ज़मीन को जोता नहीं जाएगा, सिर्फ मिट्टी को हल्के से ऐसे करके उसमें बीज छिड़क दिया जाता है ऊपर से ही। ठीक है। इसके अलावा एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज डाले जाते हैं, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल, लेकिन जो प्रमुख फसल है वो वहाँ पर चावल की मानी जाती है। अब इसके अलावा फसल के साथ भी कुछ अनचाहे पौधे, अनचाही घास उगाती है, तो उसको भी नहीं उखाड़ा जाता है, उन्हें बस गिरा दिया जाता है ताकि वे ज़मीन की जो मिट्टी है उसमें मिल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी झूम खेती की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंडल के बारे में, ग्रोगर मेंडल, जिन्होंने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, आप सभी जानते होंगे, मटर के ऊपर। तो देखिए, जो ग्रोगर मेंडल थे ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1822 में, यानी कि 1822 में एक गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये काफ़ी गरीब थे, तो क्या था, इनके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक मठ में एक मुनि यानी कि मंक बन जाता हूँ, जिससे क्या होगा कि मुझे आगे के लिए वहाँ से जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँगा। तो वहाँ पर जो जिस मठ में ये रहते थे वहाँ पे एक गार्डन था, एक बगीचा था। वहाँ पर उन्होंने 28,000 पौधों पर बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने वहाँ से ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक बात
खोजी, वो क्या बात थी आगे हम जानते हैं। तो देखिए, ये जो मेंडल थे, इन्होंने पाया कि इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधों पर, हम सभी जानते हैं। तो इन्होंने क्या पाया कि मटर के जो पौधे होते हैं उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, यानी कि पेयर्स में आते हैं। जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और जो पौधे का तना है उसका लंबा या नाटा होना। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी अगली पीढ़ी में पौधों में बीज, या तो मतलब जैसे अगर इन्होंने क्या किया, कुछ चिकने लिए कुछ खुरदरे बीज लिए, तो जो बीज होंगे वो या तो चिकने ही होंगे या खुरदरे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा चिकना हो या थोड़ा खुरदरा हो, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम रंग की बात करें तो इन्होंने रंग के बारे में बताया कि या तो जो बीज होंगे अगली पीढ़ी के वो पीले होंगे या फिर कैसे होंगे, हरे होंगे। यानी कि पीला और हरा गुण मिलकर कोई एक नया रंग नहीं बनाएगा, या कोई नया रंग का बीज नहीं बनेगा। या तो वो प्योर पीले होंगे या शुद्ध हरे होंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मटर की अगली पीढ़ी होगी उनके पौधों में ज़्यादा पीले वाले बीज ही होंगे, यानी कि हरे होने की संभावना कम होती है, पीले होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसी तरह से चिकने बीज होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ये था मेंडल का प्रयोग, और इसी के साथ हमारी जो 5th क्लास की NCERT है वो कंप्लीट हो जाती है। और हम अब इसके बाद EVS के जो MCQs हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एक कोट देख लेते हैं कि कोई भी काम पूरा होने से पहले तक हमेशा असंभव ही लगता है। तो इसलिए किसी भी काम को अगर आप चाहते हैं कि आप करें, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस काम को स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करिए और तभी वो काम पूरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।